स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज तीसरा पार्ट है और आज मैं रोमन एम्पायर के बारे में जो भी बात है उसे कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आज की वीडियो का बात रोमन एम्पायर से रिलेटेड और भी वीडियो नहीं आएगा। रोमन एम्पायर के ऊपर मैंने पहले ही बता दिया, बहुत सारा वीडियो आ सकता है, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो आ सकता है। तो आज मैं पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर जो वीडियो ला रहा हूँ उसे आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। और भी वीडियो आएगा जिसमें मैं बाइजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर पूरा कंप्लीट करूंगा, कितना राजा आया है और कब तक ये एम्पायर चला उसे आज पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो लास्ट डे मैंने ऑक्टेवियन के बारे में बताया था जो पहला एम्परर बना था रोमन एम्पायर का। तो आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगस्टस का एज कैसा था ये भी देख लेते। एज ऑफ अगस्टस, कि अगस्टस का टाइम में रोमन एम्पायर कितना फला फूला था इसे जान लेते। देखिए अगस्टस का दौर को बोला जाता है रोमन एम्पायर का सबसे शांति, सुकून और समृद्धि वाला दौर। कि इस दौर में पूरा तरीका से शांति था, माहौल में कोई भी गड़बड़ी नहीं था, कोई भी सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नहीं था, लोग खुश थे, लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, चारों तरफ अमन शांति कायम हुआ था, कोई जगह गरीबी नहीं था। तो अगस्टस ने गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, एक वेल ऑर्गेनाइज पूरा प्रॉपर तरीका से गवर्नमेंट का स्थापना किया जिसे उसने नाम दिया प्रिंसिपेट। ये प्रिंसिपेट में जो था ये रिपब्लिक का भी कुछ तरीका को अपनाया था और मोनार्की का भी, यानी कि कुछ मोनार्की का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था और कुछ रिपब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट था। दोनों का मिक्सचर को लेकर इसने गवर्नमेंट बनाया। सेनेट इसके दौर में भी फंक्शन किया करता था, लेकिन सेनेट उतना पावरफुल नहीं था। क्यों? क्योंकि अगस्टस ने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं प्रिंसेप्स हूँ, यानी कि फर्स्ट सिटीजन हूँ किसका, रोमन एम्पायर का। तो उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, प्रिंसेप्स, जिसका मतलब होता है फर्स्ट सिटीजन। और गवर्नमेंट पे किसका कंट्रोल होगा, वो प्रिंसेप का, यानी कि रोमन एम्परर का, जो कौन था, अगस्टस। तो अगस्टस ने क्या बोला कि पूरा गवर्नमेंट तो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, लेकिन गवर्नमेंट का ऊपर जो फाइनल अथॉरिटी होगा वो होगा मेरा, यानी कि रोमन एम्परर का, अगस्टस का। तो भले ही सरकार बन रहा है, सरकार है, कौंसुल है, सेनेट है, लेकिन सेनेट के ऊपर पावर किसका रहेगा, एम्परर का पावर, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की का दौर आ चुका है। राजा जो बोलेगा वही कानून होगा। तो और अपना दौर के बारे में अगस्टस खुद ही कहता है कि जब मुझे रोम शहर मिला था तो ये एक मिट्टी का ढेला था, मैंने इसे मार्बल का शहर बना दिया। और अगस्टस का बाद जितने भी राजा आए उन सभी को मिला के बोला जाता है जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी, क्योंकि ये जूलियस सीजर का ही डायनेस्टी से इन लोग बिलोंग करते थे, उन्हीं का नस्ल से थे। तो अगस्टस का मरने का बाद उसका वंशज के पास ये पावर चले जाता है, क्योंकि अब हेरिडिटरी हो गया, मतलब अपना खानदान में ही राजपाट घूमेगा। अब कॉन्सुल या सेनेट किसी को भी चुनेगा नहीं। पहले क्या होता था, एम्परर होता था लेकिन उसको चुनता था कौन, रोमन कॉन्सुल या सेनेट। अभी ऐसा नहीं है, सेनेट है, कॉन्सुल है, लेकिन राजा अपने आप ही खुद पावरफुल, जो मिलिट्री का जनरल है वही लोग खुद से पावर ग्रैब कर ले रहा है। तो अगस्टस के बाद कौन आता है, टाइबेरियस आता है। वो भी अगस्टस का पॉलिसी को फॉलो करता है, उसका तेरे विजन को फॉलो करता है, लेकिन अगस्टस का तेरे उतना ज्यादा दूर नजरी ये नहीं था, इन लोग उतना ज्यादा पावरफुल और उतना अच्छा तरीका से अपने एम्पायर को मैनेज नहीं कर पाए। यानी कि अगस्टस का बाद जितना भी राजा आए ये जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी में कोई भी उतना पावरफुल और उतना समझ लीजिए कि अच्छा नहीं था। इसके अलावा एक ट्रेंड चल गया, उसके बाद टाइबेरियस का बाद जितना भी सब आए सब का सब कमजोर राजा, जिसका नाम है कैलिगुला। और कमजोर इन द सेंस ऐसा नहीं कि कमजोर उन लोगों को कुछ पता नहीं था, मतलब अय्याजबाज सब समझ लीजिए, जिनको सिर्फ अपना पड़ा था, एम्पायर को बढ़ाना नहीं है, एम्पायर में जो लोग रहते उनको क्या जरूरत, उनके ऊपर ध्यान नहीं। यानी कि एक जो क्रूअल डिक्टेटर होता है ऐसा माइंडसेट का लोग अब आना शुरू हो गए, कैलिगुला, क्लॉडियस और नीरो। तो टोटल 5 राजा गुजरा है अगस्टस को लेकर जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी में, और इसमें से नीरो को बोला जाता है सबसे बदनाम राजा रोमन एम्पायर का। इसके बारे में है, इसने रूल किया था 54 से लेकर 68 कॉमन एरा तक। ये जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी का लास्ट राजा था। तो 14 साल तक इसने क्या किया, रूल किया, और बोला जाता है कि इसका दौर रोमन एम्पायर का सबसे बुरा दौर था। सबसे बुरा दौर इसी दौर को कहा जाता है। वो एक अय्याज किस्म का था, मौज मस्ती करता था, शराबी किस्म का था, नशेड़ी इंसान था, और वो वायलेंट बहुत था, क्रूएल भी बहुत था। यानी कि जो एक डिक्टेटर होता है, एक क्रूर तानाशाह का अंदर जो भी कैरेक्टर होता है वो सब इसका अंदर था। ये अपना दरबार में लंगा घूमता था, चारों तरफ शराब पीता था, पार्टी करता था, जहाँ पर लड़का लड़की नंगा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज होता था, ऐसा इसका पार्टी हुआ करता था। आम जनता खाने को मर रही, चारों तरफ प्लेग फैला हुआ है, लोगों के पास खाने को
को खाना नहीं है, अनाज उगा नहीं है, ड्राउट आया हुआ है, फेमाइन है चारों तरफ। उस दौर में ये क्या कर रहा था? नंगा नाच कर रहा था, न्यूड पार्टी कर रहा था। और बोला जाता है कि उस दौर में एक आग भी लग गया था रोम में। कोई बोलता है कि इसी ने लगाया था, ये मजा लेने के लिए। बोला जाता था कि रोम में आग लग रहा था और ये पार्टी कर रहा था। कौन? ये नीरो। तो इसका दौर एकदम बदतरीन दौर था, एकदम फालतू दौर था। लोग इससे परेशान हो गए थे। जब ये मर गया तो लोग एकदम बाहर में निकल गए, खुशी का मारे अपना टोपी को उछालने लगे और लोग बोले कि अब हम लोग को ये क्रूर तनाशे से आजादी मिल गया, अब हम लोग गुलामी से हम लोग को आजादी मिल गया। उसका बाद आता है फ्लेवियन डायनेस्टी। फ्लेवियन डायनेस्टी बोला जाता है रोमन एम्पायर का दूसरा डायनेस्टी है। इसका शुरुआत होता है नीरो जब मर जाता है 68 एडी में, उसका बाद से फ्लेवियन डायनेस्टी का शुरुआत होता है। तो वेस्पेशियन ये आता है, इसका सक्सेसर टाइटस और डोमिनिशियन, इन लोग आता है फ्लेवियंस के बाद। यानी कि फ्लेवियन डायनेस्टी को कौन स्थापना करता है? वेस्पेशियन। ये लोग सब मिलिट्री जनरल है। उसका बाद उसका सक्सेसर टाइटस और डोमिशियन लोग आता है और इन लोग को मिलाकर फ्लेवियन डायनेस्टी कहलाया है। तो जो सेनेट का पावर खो चुका था, लोगों का पब्लिक वेलफेयर करना बंद कर दिया था राजा लोग, इन लोग फिर से आके सेनेट का पावर को रिस्टोर किए। ऐसा नहीं कि पूरा तरीका से पावर दे दिए, लेकिन कुछ हद तक पावर रिस्टोर किए और लोगों का भलाई के लिए भी काम करना शुरू किए। उसका बाद आता है नेर्वा एंटोनी डायनेस्टी। देखिए नेर्वा एंटोनी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 96 एडी से लेकर 192 एडी। इस डायनेस्टी में नर्वा आता है, ट्राजन आता है, हेड्रियन आता है, एंटोनियस पायस आता है, मार्कस ऑरिलस आता है, लूसियस वेरस आता है और कोमोडोस आता है। और इसी डायनेस्टी का टाइम में रोमन एम्पायर सबसे ज्यादा फैला हुआ था। इसी डायनेस्टी के एक राजा जिसका नाम है ट्राजन, जिसका टाइम पीरियड है 98 से लेकर 170 एडी। और ये 117 एडी वही है जो मैंने फर्स्ट क्लास में यानी कि फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रोमन एम्पायर कितना बड़ा था। इसी का दौर में सबसे ज्यादा फैल गया था रोमन एम्पायर। बोला जाता है नेर्वा एंटोनिन डायनेस्टी के टाइम में बोला जाता है लगभग हर टाइम पीस का टाइम था, ज्यादा मार काट नहीं मच रहा था। तो बोला जाता है कि अब जो किंगशिप का जो था, अब ऐसा नहीं था क्वालिटी देखकर राजा बनाया जाता था। उसके साथ साथ कोई भी सिविल वॉर नहीं था, कोई भी मिलिट्री कहीं भी अगर कोई कैंपेन कर रहा था, रोमन लोग को हार नहीं मिला था। हर जगह रोमन फौज जीतते हुए चले आ रहा था, कहीं भी हार नहीं मिल रहा था। इस टाइम में पहला बार था ऑक्टेवियन का बाद, पहला बार सेनेट ने इंपीरियर को चुना था। इससे पहले ऑक्टेवियन का बाद से ऑक्टेवियन खुद अपने आप को इंपीरियर घोषित कर दिया था, सेनेट ने उसे नहीं चुना था। तो ऑक्टेवियन का बाद से जितना भी इंपीरियर गुजरा, जितना भी डायनेस्टी गुजरा, उसका जितना भी राजा गुजरा था, किसी को भी सेनेट नहीं चुनता था। सेनेट का काम था बस राजा का बात मानना। लेकिन नेर्वा एंटोनिन डायनेस्टी के टाइम में सेनेट का पावर बढ़ गया और सेनेटर लोग पहला बार क्या किए, यानी कि जो प्रिंसेप है, जो इंपीरियर है, उसे खुद से चुने। उसी में एक फेमस राजा गुजर रहा है जिसका नाम है मार्कस ऑरेलियस। देखिए एंटोनियस पायस का टाइम तक बोला जाता है कि अमन शांति था, रोम में आराम से अमन शांति था। लेकिन उसका बाद एक राजा आता है जिसका नाम है मार्कस ऑरेलियस। इसका टाइम में बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। रोमन लोग पार्थियन, अर्मेनियन लोगों से लड़ाई में इंडल्ज हो जाते हैं और इसी टाइम में मार्कस का टाइम में ही जो जर्मनिक ट्राइब्स है नॉर्थ की तरफ से रोम पर अटैक कर देता है। फिर जब मार्कस बीमार पड़ जाता है और मर जाता है एक लड़ाई में, विंडो बना, ये वियना ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वहीं पर ये है, वहीं पर लड़ते लड़ते मर जाता है बैटलफील्ड में। और मैंने क्या बताया था कि ये डायनेस्टी जब आया था नेर्वा एंटोनिन डायनेस्टी, तो इसने क्या किया था, सेनेटर का पावर को रिस्टोर कर दिया था कि सेनेटर अब इंपीरियर को चुनेगा। लेकिन मार्कस ने एक गलती किया कि वो जब मर रहा था तो मरते मरते उसने अपना 19 साल का लड़का को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया, जो कि गलत था क्योंकि सेनेटर का जिम्मेदारी था कौन इंपीरियर बनेगा नेक्स्ट। लेकिन राजा ने क्या किया, सब नियम कानून को तोड़ते हुए अपना 19 साल का लड़का जिसका नाम था कमोडस, उसे अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। अब यहाँ से समझ लीजिए कि रोमन इंपायर का जो खासकर मैं वेस्टर्न रोमन इंपायर का बात बता रहा हूँ, क्योंकि ईस्टर्न रोमन इंपायर जो बाइजेंटाइन इंपायर था वो तो ग्रोथ कर रहा है, वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, वो बहुत ग्रोथ कर रहा है। उसका तो आपका जाके डाउनफॉल होगा 1453 में। अभी मैं कॉन्सेंट्रेशन है वेस्टर्न रोमन इंपायर के ऊपर। तो वेस्टर्न रोमन इंपायर का अब डाउनफॉल शुरू हो गया। कोमोडस कोई अच्छा राजा नहीं था, इनकम्पिटेंस राजा था। इसने क्या किया, जो गोल्डन एज था रोमन इंपायर का, उसे समझ लीजिए कि गिरावट की तरफ लेके आ गया। अब यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसका मौत इसका मिनिस्टर लोग ही ने किया क्योंकि एक सिविल वॉर छिड़ गया था। फिर ये सिविल वॉर में एक मिलिट्री जनरल उभरता है जिसका नाम होता है लूसियस सेप्टिमियस सेवरस। तो ये क्या होता है, जीत जाता है जितना भी सिविल वॉर में जो भी मिलिट्री जनरल आपस में लड़ रहे थे उन सबको मारकर खुद राजा बन जाता है। 3rd सेंचुरी आते आते रोम जो होता है वहां पर रोमन इंपायर में क्या हो जाता है, एक कन्फ्लिक्ट का समझ लीजिए कि दौर शुरू हो जाता है। बिना कन्फ्लिक्ट का कोई भी राजा नहीं बनता है। हर एक राजा का बाद मरने का बाद या राजा का टाइम पीरियड ही में सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो जाता है। मतलब कि अब गद्दी के लिए लड़ाई हो रहा है, हर दिन लड़ाई चल रहा है, कोई भी राजा सुकून से बैठा नहीं है। टोटल 12 इंपीरियर
गद्दी पे बैठा है जिसमें से हर कोई क्या था, वायलेंट तरीका से अपनाया था, और या तो वायलेंट तरीका से गद्दी में बैठा था या तो उसका मौत वायलेंट तरीका से हुआ था अपने ही सोल्जर के हाथों। मतलब कि कोई भी सुकून वाला दौर नहीं था। जो राजा है उसको खुद पता नहीं कि मैं कब तक इस गद्दी पे बैठूंगा। इतना ही नहीं, अपना एम्पायर के अंदर तो जो मिलिट्री जनरल है उन लोग से तो दुश्मनी था, मिनिस्टर लोग तो डर तो था राजा को, साथ साथ बाहर से भी रोमन एम्पायर को क्या था, खतरा था, जिसमें जर्मन्स हो गया, जर्मन ट्राइब हो गया, पार्थिनियंस हो गया, इन लोग बार बार क्या करते थे, अटैक किया करते थे। फिर गॉड्स लोग हमेशा एजेंसी से लूट पार करके चले जाया करते थे। फिर आता है रेन आपका जाकर डायोसिलिएटियन का। डायोसिलिएटियन इसका टाइम पीरियड होता है 284 से लेकर 305 बीसी। ये जब आता है तो थोड़ा वक्त के लिए अमन शांति को फिर से बहाल किया जाता है, फिर से पीस प्रॉस्पेरिटी रोम में वापस आता है। उसने क्या किया, पूरा तरीका से सोसाइटी में रोमन एम्पायर में यूनिटी बना रहे तो उसने क्या किया, पावर को बांट दिया। और ये पावर को बांटने को उसने क्या नाम दिया, टेट्रार्की, यानी कि रूल ऑफ 4। 4 लोग बनाया, एम्पायर को 4 पार्ट में बांट दिया और 4 पार्ट में हर एक पार्ट में अपना जो प्रतिनिधि है उसको रूल करने के लिए दे दिया। और 4 में कौन कौन था, पहला तो एम्परर खुद जिसे अगस्टस है, फिर उसके बाद मैक्सिमियन, जो अगस्टस यानी जो एम्परर होगा वही मैक्सिमियन है, उसके अलावा 2 और जूनियर एम्परर, फिर ग्लैरियस ईस्ट में और फ्लेवियस कॉन्टेंटियस वेस्ट में। तो टोटल 4 लोगों को इसने अपॉइंट किया, यानी कि 4 लोग मिलकर पूरा रोमन एम्पायर को रूल किया करेंगे। एक एम्परर होगा जिसे ऑगस्टस भी कहा जाता है, फिर 2 जूनियर एम्परर होगा, एक ग्लैरियस जो ईस्ट में और एक फ्लेवियस कॉन्टेंटियस जो वेस्ट में होगा। आप ये मैप देख सकते हैं किस तरीके से 4 पार्ट में पूरा रोमन एम्पायर बढ़ गया है। इसी का दौर में वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर 2 अलग अलग पार्ट बन गए थे क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा था, रूल करने में प्रॉब्लम आ रहा था। अब इसके बाद आता है क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन, कि आपको पता ही है रोमन एम्पायर का रिलीजन कुछ और था। इन लोग पॉलीथीज्म को मानते थे, यानी कि एक से ज्यादा देवी देवता को मानते थे। जिस तरीके से ग्रीक गॉड लोग होता था, ग्रीक गॉड लोग जो गॉड को मानते थे वैसे ही गॉड को रोमन लोग भी माना करते थे। और पॉलीथीज्म में क्या होता है, एक से ज्यादा देवी देवता को इन लोग पूछते हैं, देवी देवता का मूर्ति होता है, देवी देवता इंसान जैसा होते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या है, एक गॉड है जिसको किसी ने नहीं देखा है, ये धारणा होता है। तो पॉलीथीज्म वर्सेस मोनोथीज्म वाला मामला था यहाँ पर। तो जो रोमन एम्पायर था डायोसिलिएटियन, ये नाराज था क्रिश्चियंस लोग से और इसने क्या किया, क्रिश्चियंस लोग का परसिक्यूशन करना शुरू कर दिया। तो 303 एडी में डायोसिलिएटियन और ग्लैरियस इसने क्या कर दिया, क्रिश्चियंस लोग का परसिक्यूशन करने का समझ लीजिए स्टेट ऑर्डर इशू कर दिया कि अब स्टेट लेवल पे क्रिश्चियंस लोग का परसिक्यूशन होगा। जहां जहां चर्च था वहां पर चर्च को जला दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनको खुले में इबादत करने से मना कर दिया गया, यानी कि कोई भी क्रिश्चियंस अपना वर्शिप जो है वो नहीं कर सकता पब्लिक में, ना ही कोई क्रिश्चियंस रिलीजियस स्क्रिप्चर कोई पढ़ेगा, ना उसका कोई प्रचार प्रसार करेगा। यानी पूरा तरीके से क्रिश्चियनिटी पे बैन लगा दिया। और कोई भी अगर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए दिखता है या उसका प्रचार प्रसार करते हुए दिखता है या चर्च बनाता है या चर्च को रिस्टोर करता है, सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ चर्च था वो सब चर्च को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। फिर डायोसिलिएटियन का ये हरकत ज्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आया, तो इसी का मिलिट्री जनरल का बोलने में ये क्या कर दिया है, अपना गद्दी से छोड़ देता है। और ये पहला रोमन एम्परर होता है जो खुद से रिजाइन देता है अपना पोस्ट से। तो इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एम्परर खुद से अपना पोस्ट को छोड़ दिया। लेकिन डायोसिलिएटियन का टाइम में ऐसा दौर आ गया था जिसने खुद से क्या किया, अपना जो पद है उसको त्याग दिया। उसका बात है कॉन्स्टेंटीन। आपको पता ही है कॉन्स्टेंटीन जो आज का कॉन्स्टेंटिनोपोल इस्तांबुल शहर है, इसी ने आके बसाया था। तो कॉन्स्टेंटीन जो रोमन एम्पायर में कंट्रोल में लेता है 306 एडी में। जितना भी टेट्रार्क होता है, जो भी पावर जो 4 पार्ट में पावर बटा हुआ था, 4 अलग अलग राजा रूल किया करते थे रोमन एम्पायर को, ये क्या किया, सबसे लड़ाई लड़ता है और जितना भी टेट्रार्क है सबको हराकर खुद एम्परर बन जाता है और विजेता होता है। ये क्या करता है, फिर 324 एडी में पूरा रोम को, जितना भी ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, सबको क्या करता है, फिर से मर्ज कर देता है एक साथ। फिर 312 एडी में ही मैं बता दूं कि ये इसने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी अपना लिया था और इसने ये ऐलान भी कर दिया था जहां तक भी रोमन एम्पायर है, जितना लोग रोमन एम्पायर का अधीन आते हैं सबको क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी। यानी कि क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन हो गया। जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करेगा वही रोमन एम्पायर का
हकदार है, रोमन सिटीजन है। तो इसने क्या किया, अपने एम्पायर को क्रिश्चियनाइजेशन करने लगा और आज तक इसका हम लोग को देखने को मिलता है कि आज अगर यूरोप में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फैला है तो इसी का देन है, कॉन्स्टेंटीन का। देखिए अब फाइनली ईस्ट और वेस्ट रोमन एम्पायर पूरा तरीका से अलग अलग हो जाता है अब, और कोई भी राजा नहीं आएगा जो वेस्ट और ईस्ट को यूनाइट करेगा। तो 30 साल उसका मरने का 30 साल बाद क्या होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न एम्पायर जो होता है फिर से अलग हो जाता है। इसने आके वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को एकजुट किया था। उसका मरने का 30 साल बाद फिर से ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर दो अलग अलग एम्पायर में बढ़ जाता है। अब कभी भी दोनों एक साथ नहीं होगा। अब वेस्टर्न एम्पायर का समझिए डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो 395 में क्या होता है, रोमन एम्पायर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है थियोडोसियस I के मरने के बाद। फिर जो भी कॉन्स्टेंटिनोपल में राजा आता है वो कभी भी एफर्ट नहीं करता है कि वेस्ट और ईस्ट रोमन एम्पायर एक साथ मर्ज हो जाए। अब आता है इन्वेजन ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स। हमेशा से जो रोमन लोग होता है वो पर्शियन फोर्स से लड़ाई लड़ते रहता है, क्योंकि जो भी सुपर पावर रहेगा वो आपस में लड़ाई करता रहेगा। एक कोल्ड वॉर का एरा भी था जहाँ पर डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली सोवियत यूनियन और आपका जाकर अमेरिका इंडल्ज थे। उसी तरीका से एंशिएंट दौर में हमेशा से आपका जाकर दो बड़ा पावर एम्पायर था, एक था पर्शियन एम्पायर, एक रोमन एम्पायर। तो इन लोग हमेशा से आपस में लड़ाई किया करते थे। तो पर्शियन फोर्स इन लोग ऑलरेडी लड़ाई में इंडल्ज थे, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर उतना इंडल्ज नहीं था, तो वो अपना ग्रो कर रहा था। वेस्टर्न एम्पायर इंडल्ज था, इसी के लिए उसका इकोनॉमी का डाउनफॉल हो रहा था, उसका इकोनॉमी नीचे चले जा रहा था। और सिर्फ पर्शियन लोग का साथ लड़ाई नहीं था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, उसके अलावा अंदरूनी कन्फ्लिक्ट भी था। लोग अंदर से बगावत भी करते थे। फिर जर्मनिक ट्राइब का हमला बाहर से, जिससे क्या हो गया, इन लोग का जो वेल्थ है, सरकारी खजाना, उसमें कमी आना शुरू हो गया, इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हो गया। अब आता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर किस तरीका से पूरा तरीका से खत्म हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता है, रोमन एम्पायर जितना बड़ा फैला हुआ था, हर जगह बगवास शुरू होना होता है। हर जगह गवर्नर लोग अपना अपना एरिया को क्या कर लेता है, रोमन एम्पायर से आजाद करा लेता है। आज जितना छोटा मोटा कंट्री देख रही, फ्रांस बोलिए, जर्मनी बोलिए, सब पहले रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आस्ते आस्ते करके कहीं कभी कोई भी मिलिट्री जनरल सब अपना अपना एरिया को, जहाँ का वो रूलर था, मिलिट्री जनरल था, वो एरिया को रोमन एम्पायर से अलग करना शुरू कर दिया। यहाँ से क्या हो गया, रोमन एम्पायर सिकुड़ना शुरू हो गया। फिर सितंबर 476 में एक जर्मनिक प्रिंस होता है जिसका नाम होता है ओडोवेकार। वो क्या करता है, रोमन आर्मी को हराता है इटाली में और रोम शहर का कब्जा ले लेता है। रोम शहर का कब्जा लेना मतलब रोमन एम्पायर का कब्जा कर लेना। क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर आप हराना है तो आप कहाँ पर अटैक करते हो, उसका कैपिटल पे, क्योंकि हर कंट्री का कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कैपिटल जीत लिए तो आप पूरा कंट्री जीत लिए। ओवरऑल सिविल वॉर चलते रहेगा, गोरिल्ला अटैक भी आप झेलिएगा, लेकिन ओवरऑल आप उधर का मालिक बन जाइएगा। जिस तरीका से जब इंडिया में ज्यादातर सेंटर ऑफ पावर दिल्ली और बंगाल हुआ करता था, तो ब्रिटिश ने यही दो एरिया को जब इंडिया में आया तो ज्यादा फोकस किया था अपना एम्पायर को बढ़ाने के लिए। तो आखिरी राजा था रोमुलस ऑगस्टस। ये आखिरी राजा था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। इसे हटा देता है ओडोवेकार जो जर्मनिक प्रिंस होता है, और वो इटाली का अपने आप को, जितना भी इटाली है पूरा जहां तक रोमन एम्पायर फैला हुआ, उसका अपने आप को राजा और इम्पेरर घोषित कर देता है। और यहाँ से समझ लीजिए कि एंशिएंट वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो है खात्मा हो जाता है। लेकिन रोमन एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन उसका आज भी हम लोग गवर्नमेंट में, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सब कोई क्या तरीका, वेस्टर्न कंट्री जितना भी है, चाहे मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, वो लोग सब कोई रोमन एम्पायर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे ही फॉलो किया करते हैं। चाहे यूएसए में 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट का अलग अलग रूल करना हो, ये सब भी कैसे ले गया, रोमन रिपब्लिक से लिया गया हो। या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना कौंसिल के द्वारा, ये भी क्या है, रोमन एम्पायर से लिया गया है। लेजिस्लेटिव ब्रांच कांग्रेस जो है यूएसए में, तो वैसे ही रोमन असेंबली भी हुआ करता है जिसे सेनेट कहा करते थे। और अमेरिका में इतना ही नहीं, अमेरिका में तो 2 हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए तो उन लोगों का जो अपर हाउस है वो उसे सीनेट ही कहा जाता है। यूएस ने अपना एक हाउस को नाम ही दे दिया सीनेट का। तो जितना भी जो आइडियाज है, जैसे कि जूरी का सामने आपका ट्रायल होगा, आप अगर अमेरिकन का एक वेब सीरीज है, नाम है लिंकन लॉयर, अगर वो देखोगे उसमें दिखाया गया है कि किस तरीका से एक मुस्लिम को जूरी का सामने पेश किया था और जूरी सजा सुनाता है। तो ये सिस्टम भी कहाँ से आया था, रोमन एम्पायर से आया था। फिर सिविल राइट्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, पर्सनल प्रॉपर्टी हो, लीगल विल हो, कॉर्पोरेशन हो, ये सब जो भी है रोमन लॉ से ही आपका जाकर ये सब आया है। तो बोला जाता है जब रेनेसां का दौर आया था यूरोप में, यूरोप लोग किसको देख रहे थे, यूरोप लोग अपना रोमन एम्पायर को देख रहे थे कि किस तरीका से रोमन एम्पायर एक बड़ा एम्पायर था और वहां पर कितना अच्छा पॉलिटिकल
सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर था। फिर लैटिन लैंग्वेज को मैंने आपको शुरुआती में बताया कि आज 800 मिलियन पीपल जो है दुनिया भर में वो क्या लैंग्वेज बात करते हैं। लैटिन लैंग्वेज से जो भी भाषा बना है वही सब बोलते हैं, चाहे फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, पोर्तुगीज हो, इटालियन हो, इंग्लिश हो, ये सब क्या है लैटिन से आया। लैटिन क्या है? एक रोमन लैंग्वेज है। और रिलीजन भी आप समझ लीजिए क्रिश्चियनिटी आज दुनिया भर में सबसे बड़ा रिलीजन माना जाता है। इसका भी देन आपका जाकर रोमन एम्पायर है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जब एम्परर बन जाता है तो वो क्या करता है, सबको पर कंपलसरी कर देता है कि हर कोई क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करेगा। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को आखिरी पार्ट था तो मैंने रोमन एम्पायर के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया हूँ। और भी रिलेटेड वीडियो आते रहेगा जहाँ पर मैं अलग अलग किस तरीके से सोसाइटी था। ऑलरेडी अगर आपको जानना है कि उस टाइम में रोमन एम्पायर में सोसाइटी कैसा था, मैं इसके ऊपर वीडियो ला चुका हूँ। हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी देख लीजिए, किस तरीके से स्लेव लोगों के साथ रोमन एम्पायर में सुलूक किया जाता था, औरतों का क्या स्टेटस था, ये सब ऑलरेडी वीडियो पहले मैं ला चुका हूँ। आप लोग मेरा चैनल में विजिट करिए तो आपको ये वीडियो देखने मिलेगा। वहां से आपको पूरा तरीका से समझ में आएगा कि रोमन एम्पायर कैसा था। तो ये तो पॉलिटिकल सिस्टम मैंने 3 पार्ट में बताया है। अगर आपको और भी जानना है तो इस रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है चैनल में। और भी आपको रोमन एम्पायर के बारे में जानना है, उसको सोसाइटी के बारे में डेप्थ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।